Hello friends, I'm Shantanu and now in this video we are going to see how the company will pass the entries for payment of interest on debentures, as well as we will see how to write off the losses on issue of debenture. बट इससे पहले कि हम एंट्रीज देखें कि कैसे इंटरेस्ट की एंट्रीज और राइट ऑफ की एंट्रीज हमको पास करनी है, लेट्स सी फर्स्ट कि हमने अभी तक जो डिबेंचर्स में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री, यानी जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो उस केस में एंट्रीज कैसे पास करनी है ये हमने देखा था। हमने 3 केसेस में इसको देखा है, व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर्स फॉर कैश, देन व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने देखा था, और इसके बाद हमने देखा था व्हेन कंपनी इशू डिबेंचर फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर एग्जांपल मशीन परचेस किए और उसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू किए हैं। सो ऑल दीज वी हैव सीन टिल नाउ। Now in this video we will be focusing on writing off of losses on issue and the interest on debenture, how to pay the interest on debenture and how to pass the entries for the same. So first we are covering writing off of losses on issue of debentures. So let's see writing off of losses on issue of debenture. Before we proceed further, सबसे पहले एक बार रीकैप कर लेते हैं। There are 2 types of losses we have already studied at the time of issue a company may suffer. First, if the company issue debenture at a discount, then it will be a loss to company. And secondly, if the company is redeeming the debenture at a premium, then also it will be a loss to company. For example, there is one company and the face value of debenture is 100 rupees. Now suppose this company is issuing the debenture at 90 rupees only, although the face value is 100, but it is issuing the debenture at 90 rupees only. So this is a 10 rupees discount and this is a loss. So this is a loss if the company issue at discount. Similarly, if the redemption, that is when the company will repay this debt, if at the time of repayment company is paying more than the face value, for example, if the company is redeeming the debenture at 130 rupees, face value कितनी है 100 and redemption पे कितना पे कर रही है कंपनी 130, that is 30 rupees का loss on redemption. So the total loss you can say it is of 40 rupees. Now we will be focusing how to write off this loss of 40 rupees. ये जो लॉस हुआ है कंपनी को, ये कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी अकाउंट्स में। तो सबसे पहले हमको इसकी लाइफ देखनी पड़ेगी डिबेंचर्स की। लेट्स से कि ये जो डिबेंचर है इसकी लाइफ टर्म जो है वो है 4 इयर्स, यानी 4 इयर्स के लिए कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे 90 रुपीज पे और रिडीम कर रही है कंपनी 130 रुपीज पे एट द एंड ऑफ 4 इयर्स। तो टोटल लॉस कितना हो गया 40 इयर्स। अब आप देख सकते हैं यहां पर 4 साल हैं, 1, 2, 3 और 4, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो क्वेश्चन है कि ये जो 40 रुपीज का लॉस है ये क्या पहले साल में ही राइट ऑफ होगा? तो इसका आंसर है नहीं। ये आपको जो लॉस है ये राइट ऑफ करना है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, धीरे धीरे करके। इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। और अब देखते हैं हम इसकी एंट्री। तो एंट्री क्या होगी इसकी? कोई भी लॉस होता है, आपको पता है, एनी लॉस यू कैन चार्ज इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी तरह का लॉस हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, आप सीधे चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर भी जो एंट्री होगी, वॉट एवर लॉस द कंपनी हैज सफर्ड ऑन इश्यू, इट विल बी डेबिटेड टू P&L। P&L एक तरह का ऐसा अकाउंट है वो सारे लॉसेस को एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर P&L अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और ये जो डिस्काउंट अकाउंट है, रिमेंबर जब आपने इश्यू एंट्री पास की थी तो डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू जो आपका अमाउंट था उसको आपने क्या किया था? डेबिट। तो उसका बैलेंस कैसा था? डेबिट बैलेंस।
अब जैसे जैसे हम राइट ऑफ करते हैं ये डिस्काउंट लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करते जाएंगे, यानी धीरे धीरे ये डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू है ये धीरे धीरे आपकी बैलेंस शीट से गायब होता जाएगा। हम इसको ट्रांसफर करते जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल अप टू 4 इयर्स, जो भी लाइफ टर्म है डिबेंचर्स का उतने सालों में हम धीरे धीरे इसको P&L में ट्रांसफर करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हर साल कितना लॉस, ये जो 40 रुपीज का लॉस है हर साल हम कितना चार्ज करेंगे P&L में। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिलेगा मेथड कौन सी फॉलो कर रहे हैं रिडीम्शन के समय। तो यहाँ पर दो तरीके की मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। एक तो लमसम रिडीम्शन, यानी जितने भी डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए थे कंपनी ने और वो पूरे के पूरे 1 लाख के डिबेंचर्स कंपनी एट ए टाइम 4 साल बाद एट ए टाइम वो रिडीम कर रही है, तो इसको हम कहेंगे लमसम। 1 लाख रुपीस के डिबेंचर आफ्टर 4 इयर्स कंपनी इज रिडीमिंग, सो दिस इज कॉल्ड लमसम, एक मुश्त में आप रिडीम कर रहे हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन है राइटिंग ऑफ का बहुत ही सिंपल है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम इसमें यूज करेंगे, ये भी हम आगे देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। लेकिन आपको ये समझ लेना है कि अगर लमसम रिडीम्शन है तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। बट इफ द कंपनी इज रिडीमिंग द डिबेंचर बाय ड्रॉइंग अ लॉट, लॉट का मतलब है कि एक एक करके कुछ कुछ पोर्शंस को वो रिडीम करती जा रही है, सारे डिबेंचर एक साथ रिडीम नहीं कर रही है, यहां पर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वो डिबेंचर रिडीम कर रही है। लेट्स से 1 लाख रुपीस के डिबेंचर थे तो पहले साल उसने 25,000 के डिबेंचर रिडीम किए, उसके बाद सेकंड ईयर में 25,000 के फिर रिडीम किए, फिर थर्ड ईयर में 25,000 के किए और फिर फोर्थ ईयर में 25,000 के किए। इसका मतलब एक साथ डिबेंचर को रिडीम नहीं किया है, वो लॉट ड्रॉ करके रिडीम किया है। पहले साल 25,000, फिर दूसरे साल 25,000, तीसरे साल 25,000 और चौथे साल 25,000। तो ये वाला जो केस है जिसमें डिबेंचर रिडीम बाय ड्रॉइंग लॉट होंगे, उसमें आपको एक राइटिंग ऑफ का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसमें कैलकुलेशन में, और इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट। फिक्स इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ नहीं करेंगे आप, एक ही अमाउंट हर साल राइट ऑफ नहीं करेंगे, यहां पे फ्लक्चुएटिंग अमाउंट होगा जो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू ये दोनों केसेस को अभी डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग द एग्जांपल्स आपको एक चीज याद रखनी है, जो राइटिंग ऑफ होगा वो आप किसको चार्ज कर सकते हैं, P&L अकाउंट को, और क्रेडिट किसको करेंगे, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू को। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, अगर लमसम रिडीम्शन है तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और अगर ड्रॉइंग ऑफ लॉट से रिडीम्शन हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में रिडीम्शन हो रहा है, तो उसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा राइटिंग ऑफ का। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझेंगे कि अगर कंपनी लमसम मेथड फॉलो कर रही है रिडीम्शन की, यानी सारे डिबेंचर एक ही डेट को वो रिडीम कर रही है, तो फिर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी। और अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो कर रही है रिडीम्शन की, यानी ड्रॉइंग ऑफ लॉट धीरे धीरे करके वो रिडीम कर रही है हर साल, तो ऐसे केस में हमने पहले भी देखा था शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो वो शेड्यूल कैसे बनाना है ये हम इस एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। So let's take one example to understand both these writing of methods. Let's assume there are 3,000 debentures. कंपनी के कितने डिबेंचर हैं, 3,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अब देखिए ये एक कंपनी है, इसके जो डिबेंचर्स हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹100। बट दीज डिबेंचर्स वर इशूड एट 90 रुपीज ईच। इसका मतलब कंपनी को इशू के समय लॉस हुआ है, 90 रुपीज में ही इशू कर दिया था, इसका मतलब 10 रुपीज पर डिबेंचर का लॉस हुआ है। दूसरी तरफ दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 130, इसका मतलब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, यानी 100 रुपीज का डिबेंचर था और कंपनी रिडीम्शन के टाइम कितना पे कर रही है, 130 रुपीज। इसका मतलब फिर यहां पर लॉस हो रहा है कंपनी को 30 रुपीज पर डिबेंचर।
तो अभी जैसा कि हमने देखा था टोटल लॉस कितना हो जाएगा पर डिबेंचर लॉस विल बी 40 रुपीज ईच डिबेंचर। तो अब कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए थे 3000। तो सबसे पहला काम तो आपको लॉस कितना हुआ है वो कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई मेथड कौन सी यूज करनी है। तो लेट्स फर्स्ट सी द लॉस कैलकुलेशन। लॉस कैलकुलेशन में मैंने आपको बता ही दिया है 90 रुपीज इशू प्राइस है, तो 10 रुपीज इशू के समय लॉस हो रहा है, और रिडिम्पशन के समय 30 रुपीज का लॉस है। सो टोटल लॉस पर डिबेंचर 40। टोटल डिबेंचर कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल डिबेंचर है 3000, तो यहां पर टोटल लॉस हो जाएगा कंपनी को, वो हो जाएगा 1,20,000 रुपीज का। तो पहली स्टेप आपको क्या फॉलो करनी है, राइटिंग ऑफ में लॉस, टोटल लॉस कंपनी को कितना हुआ है जो राइट ऑफ करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। वो हमने कर लिया है 1,20,000 लॉस। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि रिडिम्पशन की जो मेथड है वो क्या दे रखी है। तो सपोज केस 1 देखते हैं, ए केस में इन्होंने बोला है कि ये जो 130 पे रिडीम हो रहा है ये लमसम रिडीम्पशन होगा 3000 डिबेंचर एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स। तो यहां पर पहला जो केस है, यहां पर ये कह रहे हैं कि आपने डिबेंचर्स इशू किए थे 3000 डिबेंचर्स, और इसको रिडीम कब करना है, आफ्टर 3 इयर्स ऑल द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 इयर्स। सेकंड केस में ये क्या कहते हैं, केस बी में the debenture will be redeemable at 130 each but by installment method, that is by equal annual drawing in 3 years। अब देखिए वर्ड यूज हुआ है इक्वल एनुअल ड्रॉइंग। हर साल आपको एक स्पेसिफिक इक्वल अमाउंट के डिबेंचर रिडीम करने पड़ेंगे, तो 3 साल में टोटल रिडीम्पशन हो जाएंगे 3000 डिबेंचर। तो उसके लिए केस बी में इन्होंने क्या बोला है कि पहले साल आप 1000 के डिबेंचर रिडीम कर लीजिए, सेकंड ईयर में आप 1000 के और डिबेंचर रिडीम कर लीजिए, और लास्ट ईयर में 1000 के और। तो इस तरह से इक्वल आपने लॉट बना दिए हैं, तो टोटल 3 इयर्स में ये रिडीम हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ड्रॉइंग ऑफ लॉट मेथड। तो सबसे पहले आप ये शेड्यूल ड्रॉ कर लीजिए। ये जो वर्किंग है, टोटल लॉस कितना हुआ है ये हमने निकाल लिया है। टोटल लॉस हो गया है हमको 1,20,000 रुपीज का। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका अब यूज होने वाला है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू राइट ऑफ दिस लॉस ऑफ 1,20,000। हमने कैलकुलेट कर लिया है टोटल लॉस कितना हुआ है 1,20,000 रुपीज का। हाउ दिस लॉस विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट ईच ईयर, कितना दिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लमसम मेथड। लमसम मेथड वी हैव ऑलरेडी सीन कि डिबेंचर इशू किए थे और ठीक 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स टोटल 3000 डिबेंचर रिडीम कर लिए एक ही दिन में लमसम, बीच में कुछ भी रिडीम्पशन नहीं किया है। दिस इज लमसम मेथड। नाउ इन दिस केस इट इज वेरी सिंपल। हाउ मच टू राइट ऑफ एवरी ईयर, इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आप लिख लीजिए टोटल लॉस। तो लॉस कितना हुआ है वो लिख लीजिए और डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ डिबेंचर, लाइफ ऑफ डिबेंचर्स इन ईयर्स। तो अभी हम देखेंगे यहां पे टोटल लॉस हुआ था 1,20,000 रुपीज का, और डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है 3 इयर्स। तो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करनी है अकाउंटिंग टर्म में। ये हो जाएगा 40,000 रुपीज एवरी ईयर यू विल हैव टू चार्ज टू P&L। राइट ऑफ कितने का करना है 40,000 का। कब करना है लमसम मेथड में, फिक्स्ड अमाउंट हम चार्ज करेंगे P&L को। So this is the entry in the first year. First year P&L account debit to discount और loss on issue कितने से हो जाएगी एंट्री 40,000 P&L डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट और लॉस को 40,000 रुपीज से। ये हो गया फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में फिर ये ही अमाउंट, सेम अमाउंट करना है क्योंकि लमसम मेथड है। सेम अमाउंट हम चार्ज करते हैं P&L को 40,000 रुपीज टू 40,000 रुपीज डिस्काउंट और लॉस इशू ऑफ डिबेंचर्स। और तीसरा साल है, इसमें कितना होगा 40,000 का। 40,000 P&L डेबिट
and 40,000 rupees discount or loss on issue credit. तो अब आप देखेंगे कि जब इश्यू हमने किए थे डिबेंचर, जिस दिन इश्यू किए थे उस दिन हमने डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू को डेबिट किया था. अगर आप इश्यू की एंट्री देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू हम डेबिट करते हैं 1,20,000 से इस केस में. और अब इसको हम धीरे धीरे, ये जो डेबिट हुआ था इसको हम क्रेडिट करते जा रहे हैं. पहले साल आपने क्रेडिट कर दिया है 40,000, तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर आपका जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू कितना बचेगा, 80,000 रुपीज. सेकंड ईयर के एंड में हम 40 और क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट लॉस को, तो अब कितना बचेगा एट द एंड ऑफ ईयर, 40. और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर डिस्काउंट लॉस इश्यू कितना होगा, क्रेडिट 40,000. तो अब जो बचेगा जीरो बैलेंस. सो डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पूरी तरह से नील बैलेंस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. तो अभी आपने देखा लमसम मेथड इज वेरी वेरी सिंपल. जस्ट आपको लॉस जो है टोटल उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से ऑफ द डिबेंचर्स. यू विल गेट अ फिक्स अमाउंट, और वो फिक्स अमाउंट हर साल आपको P&L को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू को. And now we are going to see the another method, that is installment method. यानी यहां पर जो डिबेंचर्स हैं वो इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहे हैं. जैसे कि हमने देखा था कि इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल एनुअल ड्रॉइंग. यानी 3,000 डिबेंचर है तो 1,000 डिबेंचर एवरी ईयर आप रिडीम कर रहे हैं. फर्स्ट ईयर 1,000 आपने किए हैं, उसके बाद सेकंड ईयर 1,000 किए और थर्ड ईयर भी 1,000 किए. तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर डिबेंचर जो बचेंगे वो 0 डिबेंचर्स बचेंगे. अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि अगर इंस्टॉलमेंट मेथड है, ड्राइंग ऑफ लॉट मेथड है, तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा राइटिंग ऑफ का. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना पड़ेगा. और इसके जो टेबल है, ये शेड्यूल यानी इन द फॉर्म ऑफ टेबल है, ये आपको बनाना है. सबसे पहले लिखना है आपको ईयर. तो यहां पे कितने ईयर्स दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर. तो टोटल 3 साल है, तो मैंने लिख लिए 1 2 3. बहुत सिंपल शेड्यूल है वैसे. अब आपको चेक करना है कि पहले साल कंपनी ने जो डिबेंचर यूटिलाइज किए थे, एंजॉय किए थे, वो कितने डिबेंचर एंजॉय किए थे. पहले साल तो पूरे 3,000 डिबेंचर्स थे. सो फर्स्ट ईयर द कंपनी एंजॉयड डिबेंचर्स ऑफ 3,000. लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने 1,000 रिडीम कर लिए. तो सेकंड ईयर में जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे वो कितने थे, 2,000. सो सेकंड ईयर के एंड सेकंड ईयर में कितने थे डिबेंचर्स, 2,000 के डिबेंचर्स. और इसके बाद 2,000 के डिबेंचर जो सेकंड ईयर में थे, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर अगेन आपने 1,000 के डिबेंचर रिडीम कर लिए थे. तो अब थर्ड ईयर कितने डिबेंचर्स बचे थे कंपनी के पास, ओनली 1,000. तो 1,000 डिबेंचर वर आउटस्टैंडिंग इन द थर्ड ईयर. तो सबसे पहले आपको आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितने थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, इतना लिखना है. अब यहां पर आपको एक्चुअल में क्या लेना है, रेशो. इसका आपको ऐड करना है टोटल. टोटल कितना हो गया है, ये हो गया है 6,000 डिबेंचर. इसका रेशो लेना है. जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी 3,000 2,000 1,000 जो है इसको आप 3:1 भी लिख सकते हैं. यानी रेशो आपको मैथमेटिक्स का पता होगा, 3:1 सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, और टोटल आएगा 6. तो रेशो आपको यहां पर लेना है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का. अब क्या करना है, सिंपल है. लॉस जो हुआ है आपको वो लिखना है और उसको डिवाइड करना है टोटल से. तो लॉस विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल. तो यहां पर टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है. तो मैंने यहां पे लिखा है लॉस 1,20,000 जो लॉस था इसको मैंने 6 से डिवाइड कर दिया है. तो एक पर्टिकुलर सम आएगा यहां पर. अब आप कैलकुलेटर का यहां इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी यहां पर वैल्यू आ रही है, उसको आप क्या कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर दीजिए. मेमोरी प्लस, कैलकुलेटर यूज करेंगे, मेमोरी प्लस में स्टोर कर दीजिए. तो ये 1,20,000 के डिबेंचर्स लॉस था, इसको आपने डिवाइड किया 6 से, तो ये मेमोरी प्लस में आपका जो फिगर जाएगा वो 20,000 रुपीज जाना चाहिए. और बस अब कैलकुलेटर से ही आपका सारा काम हो जाएगा. अब आपको करना क्या है, मेमोरी रिकॉल करना है. मेमोरी रिकॉल में 20,000 ही आएगा. मल्टीप्लाई कीजिए पहले साल में 3 से,
तो 20,000 आया इंटू 3, ये आ जाएगा 60,000। तो फर्स्ट ईयर में जो आपको राइट ऑफ करना है वो 60,000। फिर से आप मेमोरी रिकॉल कीजिए, 20,000 आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। इसको अब सेकंड ईयर का जो रेशो है उससे मल्टीप्लाई कीजिए 2, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपीज। इसके बाद फिर से मेमोरी रिकॉल कीजिए, 20,000 आ जाएगा स्क्रीन पे आपकी कैलसी की, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी थर्ड ईयर का जो फिगर था, रेशो था 1 से, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। अब आप इसका टोटल कर लीजिए, अगर आपको चेक करना है कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं एग्जाम में, तो इसका टोटल करके देख लीजिए, ये टोटल लॉस के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 120 आ रहा है और टोटल लॉस भी 1,20,000 था। तो अब यहां पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इंस्टॉलमेंट मेथड अगर है रिडिम्पशन की, तो आपको राइट ऑफ इस अमाउंट से करना पड़ेगा हर साल। तो पहले साल में कितना करेंगे, 60,000 रुपीज हम राइट ऑफ करेंगे P&L को, सेकंड ईयर में 40,000 और थर्ड ईयर में 20,000। अब इसका रीजन ये है कि पहले साल कंपनी ने ज्यादा डिबेंचर यूज किए थे, तो जो लॉस का आप राइट ऑफ कर रहे हैं वो भी ज्यादा अमाउंट से कर रहे हैं। दूसरे साल में फिर कम, और तीसरे साल में सबसे कम डिबेंचर यूटिलाइज किए थे कंपनी ने। तो इस तरह से डिबेंचर्स जो आपको लॉस है डिबेंचर का, वो वेटेड एवरेज में राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे ये टेबल आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इस टेबल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आ गई है, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है एग्जाम में, तो ही आप इसको आराम से कर पाएंगे। अब सिंपली एंट्रीज पास करते हैं। पहले साल में क्या एंट्री पास होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू कितने से करना है, 60,000 रुपीज से, क्योंकि टेबल से अब सारे फिगर मिल जाएंगे आपको पहले साल। सेकंड ईयर में आप कितना राइट ऑफ करेंगे, 40,000। सो P&L अकाउंट डेबिट 40,000 टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू 40,000 सेकंड ईयर। और थर्ड ईयर में कितना है, 20,000। सो P&L अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू 20,000। इस तरह से आपका पूरा डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू है 3 साल में राइट ऑफ हो जाएगा इन इंस्टॉलमेंट मेथड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो कंपनी पे करेगी उसकी एंट्रीज किस तरह से करनी है। इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला तो इंटरेस्ट की नॉर्मल एंट्रीज यानी इंटरेस्ट ड्यू और पे कर दिया है कंपनी ने हर साल, तो ये नॉर्मल एंट्रीज हैं, वो कैसे पास करनी वो देखेंगे। दूसरा केस है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, यानी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना था। जैसे आपके पास टेलीफोन का बिल आ गया है, आपको पे करना है, लेकिन आपने पे किया ही नहीं, तो ये हम बोलेंगे इसको इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड। तो जब आप पे ही नहीं किया है तो पेमेंट की एंट्री तो नहीं कर सकते, तो फिर कौन सी एंट्री पास करेंगे वो हम देखेंगे इस केस में। और तीसरा केस है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो ये एक टिपिकल केस है कि आपने इंटरेस्ट जो अक्रू हो गया है, लेकिन अभी डेट ऑफ पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट नेक्स्ट ईयर में गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका साल है, 1 जनवरी को आपने डिबेंचर इशू किए और इंटरेस्ट कब पे करना है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। ठीक है, तो पहला साल आपका खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 3 महीने के लिए ही आपके डिबेंचर इशू थे। लेकिन क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे आप 31 मार्च तक? नहीं, इंटरेस्ट ड्यू हुआ ही नहीं है। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा पेमेंट के लिए, 30 जून को। तो यहां पर क्या कोई भी एंट्री नहीं करेंगे? नहीं, यहां पर आपको एंट्री करनी जो पड़ेगी वो है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, यानी ये जो एक्सपेंसेस हैं इंटरेस्ट के, इसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 3 महीने की, ऑल्दो इट इज नॉट ड्यू। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। तो इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे ये भी हम देखने वाले हैं। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो सबसे सिंपल केस देखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट की एंट्रीज देखने वाले हैं डिबेंचर्स की। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, उसको समझेंगे कि एग्जांपल में क्या दिया है, और फिर उसके लिए बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट की एंट्रीज पास कैसे करनी है। सबसे पहले देखिए, इस एग्जांपल में इन्होंने बोला है 10,000 डिबेंचर्स हैं। 12% डिबेंचर का मतलब इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% का। सो 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब इमीडिएटली आपको इसकी फेस वैल्यू पता करनी है कि कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। ये भी याद रखना है कि आपको ये जो
इंटरेस्ट है ये हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकालना है। इशू प्राइस चाहे वो प्रीमियम पे इशू किए हो या फिर डिस्काउंट पे या फिर रिडीम्पशन प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो डिबेंचर की फेस वैल्यू हमेशा पता करनी है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो 10,000 डिबेंचर्स थे, 100 ईच, इसका मतलब टोटल 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आपने इशू किए। कब इशू किए? 1 अप्रैल 2015 को। तो अब हम ये मान लेते हैं यहां पर 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 15 है, और ये कितने में इशू किए हैं? ये जैसा मैंने बताया, एज फार एज इंटरेस्ट एंट्रीज आर कंसर्न, कि आपने ये डिबेंचर कितने में इशू किए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट एंट्रीज पे। इसी तरह से रिडीम्पशन कितने पे है? 130 पे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आपको इंटरेस्ट के लिए फेस वैल्यू ही लेनी है। अब इन्होंने बोला है 3 साल बाद ये रिडीम होंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 15 को आपने इशू किए हैं, तो 16, 17 और 18, 31 मार्च 18 को आपको ये रिडीम करने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट कब ड्यू होने वाला है। तो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एक ही बार आपको पे करना है इंटरेस्ट साल में, और वो है 31 मार्च। तो अब देखिए 1 अप्रैल 2015 को आपने इशू किए हैं, तो 31 मार्च 2016 को आपको इंटरेस्ट पे करना है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू कितनी है? 12 लाख। डिबेंचर्स का डिनोमिनेशन क्या है? 12% डिबेंचर्स हैं, ये स्पेसिफिकेशन है इसका। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना देना है? 12%। तो 10 लाख रुपीस पे 12% कितना आ जाएगा? 1,20,000, 1.2 लाख इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। तो इंटरेस्ट ये 1,20,000 का कब पे करेगी? एवरी 31 मार्च को। 31 मार्च, 3 साल के डिबेंचर है ना, 31 मार्च 16, फिर 31 मार्च 17 और लास्ट में 31 मार्च 18। ये 3 साल तक ये इंटरेस्ट पे करेगी एवरी ईयर 1,20,000। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, पीएनएल को चार्ज होता है, और वो 1,20,000 का है, तो इसकी एंट्रीज कैसे पास करनी है। तो सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, इंटरेस्ट हो या लॉस, कहां पे चार्ज करेंगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो सबसे पहली जो एंट्री है, सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज कर लीजिए। इंटरेस्ट इज ए एक्सपेंडिचर, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब आप बोलेंगे सर ये डिबेंचर होल्डर को आपने क्रेडिट क्यों किया है? तो भाई इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हैं आप? डिबेंचर होल्डर को। तो ये हमने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब इंटरेस्ट की ये क्या है? ड्यू एंट्री। इंटरेस्ट हमने एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है, इंटरेस्ट को डेबिट करके, एंड क्रेडिट किया है डिबेंचर होल्डर को कि इतना अमाउंट अब हमको इसको पे करना है डिबेंचर होल्डर। इसको हम बोलेंगे ड्यू एंट्री। सो इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर अमाउंट कितना आएगा? 1,20,000। कौन सी डेट को ये एंट्री पास होगी? 31 मार्च 2016 को ड्यू एंट्री। हाँ, अब ये चीज क्लियर है कि हमको डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? 1,20,000 एज ए इंटरेस्ट। बट क्या पूरा 1,20,000 हम पे करेंगे? इसके लिए आपको टीडीएस दे रखा है क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का रेट दे रखा है क्या? वो चेक करना पड़ेगा। अगर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया है, ये इनकम टैक्स का मैटर है, आपको पता है, जब कभी भी आप कंपनी किसी को पेमेंट करती है तो एज पर इनकम टैक्स उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ सकता है। पूरा अमाउंट पे नहीं करेगी कंपनी, टीडीएस डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी टीडीएस, और बाकी का जो बचा अमाउंट है वो उस पर्सन को पे करती है। तो लेट्स अज्यूम यहां पर टीडीएस दे रखा है 16.66। तो हम क्या करेंगे? 1,20,000 जो पूरा अमाउंट है इंटरेस्ट का वो पे नहीं करेंगे डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को हम 16.66% पहले डिडक्ट कर लेंगे इसका। तो 1.20 यानी 1.2 लाख का 16.66% जो आएगा वो आएगा 20,000 रुपीज। ये हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ, इन द नेम ऑफ टीडीएस। और जो बचा हुआ 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज ये हम पे कर देंगे बैंक के थ्रू। किसको पे करेंगे? डिबेंचर होल्डर को।
तो ये आपको याद रखना है। अगर टीडीएस दे रखा है तो ये जो अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का, सबसे पहले टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 16.66 से मैंने 20,000 निकाल लिया है, ये गवर्नमेंट को जाएगा, सो इट इज टीडीएस के फॉर्म में। और दूसरा जो 1 लाख बचेगा वो हम पे करेंगे डिबेंचर होल्डर। अब इसकी एंट्रीज कैसे करनी है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं, टीडीएस से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड। तो डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर हो जाएगा डेबिट 1,20,000 रुपीज से, और जो टीडीएस पे करना था आपको वो हम क्रेडिट कर देंगे टीडीएस पेबल को। ये आपकी एक लायबिलिटी हो जाएगी। ये लायबिलिटी क्या शो कर रही है कि आपको ये जो 20,000 अमाउंट है ये किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। तो ये लायबिलिटी हमने क्रिएट कर दी है, टीडीएस पेबल 20,000 रुपीज, और जो बाकी का बचा हुआ 1 लाख है वो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया है डिबेंचर होल्डर को। सो टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट किया है बैंक से, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 1 लाख से। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री आपको क्या करनी है। डिबेंचर होल्डर को हमने कितना पे कर दिया है, 1 लाख रुपीज, और 20,000 हमने टीडीएस पेबल में क्रिएट कर दिया। अब जैसे ही ये टीडीएस पेबल कंपनी अगर पे कर देती है गवर्नमेंट को टीडीएस, तो उसकी एंट्री क्या होगी, टीडीएस पेबल जो लायबिलिटी दिख रहा था, अगर कंपनी पे कर देती है गवर्नमेंट को तो टीडीएस पेबल डेबिट होके कैंसिल हो जाएगा 20,000 एंड टू बैंक। सो बैंक को क्रेडिट कर देंगे जैसे ही गवर्नमेंट को आप टीडीएस का पेमेंट कर देंगे। तो अब ये आपको टीडीएस का कैलकुलेशन समझ में आ गया है, किस तरह से आपको हैंडल करना है। अगर टीडीएस नहीं दिया है एग्जाम में, मान लीजिए टीडीएस के बारे में कुछ नहीं बोला है या टीडीएस निल है, तो आप ऐसे केस में डायरेक्ट पूरा का पूरा पेमेंट कर सकते हैं डिबेंचर होल्डर को। तो उस केस में एंट्री हो जाएगी आपकी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक फुल 1,20,000। तो अगर टीडीएस नहीं दिया है तो सिंपल एक एंट्री पास करनी है पेमेंट की, इसको हम बोलते हैं पेमेंट एंट्री। ये पहली थी ड्यू एंट्री जिसमें डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया था, और ये है पेमेंट एंट्री जिसमें डिबेंचर होल्डर को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया है। तो ये एंट्री आपको तब पास करनी है जब टीडीएस नहीं दे रखा है, और अगर टीडीएस दे रखा है तो इस तरह से 2 एंट्रीज आपको पास करनी है। और लास्ट में आपको जो पास करनी है एंट्री वो है P&L को ट्रांसफर, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर एंट्री। तो जो भी एक्सपेंसेस होता है साल भर का, आपको पता है हम कहां ट्रांसफर करते हैं, P&L को। तो P&L को हम डेबिट कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट 1,20,000 एंड इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1,20,000। तो यहां पे देखिए इंटरेस्ट हमने एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था डेबिट करके, और ये इंटरेस्ट अब हमने कहां ट्रांसफर कर दिया है, P&L में। क्यों किया है, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और हर साल जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो सब कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, P&L को। तो P&L को हमने डेबिट कर दिया है टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्रेडिट करके इंटरेस्ट अब कैंसिल हो जाएगा। इंटरेस्ट डेबिट हुआ था 120 से और यहां पर क्रेडिट हो गया है, कैंसिल हो गया है, पूरा किधर चले गया है, P&L में। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये सारी एंट्रीज आपको कब पास करनी है, एज पर दिस क्वेश्चन यू हैव टू पास ऑन 31st of March 2016। अब आप बोलेंगे कि सर 1 साल का तो हो गया, अब दूसरे साल में सेम चारों एंट्रीज आपको क्या करनी है, सेकंड ईयर में रिपीट करनी है, यानी 16-17 में, और थर्ड ईयर में भी सेम एंट्रीज आपको रिपीट करनी पड़ेगी, 4 एंट्रीज। और अगर टीडीएस नहीं दिया है तो 3 एंट्री, पहली ड्यू एंट्री, दूसरी पेमेंट एंट्री और तीसरी ट्रांसफर एंट्री। अब हम स्पेशल केस देखेंगे इंटरेस्ट एंट्री का। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट अक्रू हो गया था, ड्यू भी हो गया है, बट कंपनी ने पे ही नहीं किया उस साल इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को। तो ऐसे में क्या एंट्री करनी पड़ेगी, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है 10,000 डिबेंचर्स थे 12%, और एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपीज का। तो टोटल वैल्यू, फेस वैल्यू आपको हमेशा चेक करनी रहती है, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपीज। अब ये जो 10 लाख रुपीज है इसके ऊपर रेट ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 12%, तो कितना इंटरेस्ट आ गया है, 1,20,000। ये आ गया आपका इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट कब पे करना है आपको,
31st मार्च एवरी ईयर। तो पहला केस हम देखते हैं कि मान लीजिए इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31st मार्च, तो हमने अभी जो पहला जो स्लाइड था उसमें 4 एंट्रीज देखी थी, अगर पे कर दिया है तो वो एंट्रीज करनी है। बट इफ interest is not paid for 2015 and 16, then what will happen? इसका मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, ये 1 साल का इंटरेस्ट आपको पे करना था, बट कंपनी ने अगर पे ही नहीं किया है तो ऐसे केस में आपको ये एंट्री पास करनी है। डिबेंचर इंटरेस्ट को तो आपको एक्सपेंडिचर ट्रीट करना ही पड़ेगा, तो डिबेंचर इंटरेस्ट को मैंने क्या किया है, एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है, डेबिट नॉर्मल हम जो करते हैं ड्यू में। और क्रेडिट हम किसको कर देंगे, एक स्पेशल अकाउंट बना सकते हैं आप, इसमें डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इस तरह का नाम दे सकते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। यानी ये अभी डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी को पे करना था बट नहीं किया है, दिस इज अ लायबिलिटी एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अलोंग विद द डिबेंचर। तो डिबेंचर का जो अमाउंट है उसी के साथ आपको ये लायबिलिटी भी वहां पर बैलेंस शीट में शो करनी है। तो यहां पर कितना अमाउंट था डिबेंचर का इंटरेस्ट का, 1,20,000, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हो जाएगा डेबिट 1,20,000 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1,20,000 रुपीज। इसको आप ये भी देख लीजिए ध्यान से कि ये बैलेंस शीट में कहां पर दिखेगा, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो नॉर्मली लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको दिखेगा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है 10 लाख, और इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है 1.2 लाख। तो यहां पर टोटल आ जाएगा आपका 11.2 लाख। इस तरह से आपको बैलेंस शीट में इसको शो करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को। इसके बाद दूसरी जो एंट्री है ट्रांसफर एंट्री। अब देखिए इसमें ड्यू एंट्री हो रही है और पेमेंट तो आपने किया नहीं है तो पेमेंट एंट्री होगी नहीं, लेकिन ट्रांसफर जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस को, ये एक्सपेंडिचर, उसकी एंट्री आपको करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मल केस में जो डेबिट करते हैं हम ट्रांसफर करते समय 1.2 लाख P&L को डेबिट करके किसको क्रेडिट कर देंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे 1.2 लाख। तो ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट हमने ड्यू किया था डेबिट करके, ये अब क्रेडिट करके खत्म हो गया। इसका मतलब ये अकाउंट से पूरा इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर कर दिया आपने, P&L को डेबिट कर दिया। केवल ये अकाउंट बचेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ है, नया अकाउंट बना है, और ये आपकी लायबिलिटी साइड में डिबेंचर्स के नीचे दिखेगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी ने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपको ड्यू एंट्री इस तरह से पास करनी है, और उसके बाद ट्रांसफर नॉर्मल जो एंट्री है P&L को ट्रांसफर वो करनी है। पेमेंट एंट्री इस केस में नहीं होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अगले साल अगर कंपनी ने पे कर दिया है, तो अगले साल अगर कर दिया है तो ये जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है यहाँ पे लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, उसको आप डेबिट कर दीजिए। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये हो जाएगा डेबिट जब कभी भी कंपनी पे करेगी 1,20,000 टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये जब कभी भी कंपनी इसको पे करेगी आउटस्टैंडिंग को, तो इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये एंट्री पास करने के बाद इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग यहां से हट जाएगा बैलेंस शीट से। अब हम देखेंगे एक और स्पेशल केस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का। इस केस को हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, यानी ड्यू ही नहीं हुआ है। तो लेट्स सी द केस फर्स्ट। 10,000 डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी है, 10 लाख रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12%। तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट कितना बनता है साल का, 1,20,000 रुपीज पर एनम। याद रखना है हर साल का इतना इंटरेस्ट बनता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, ये डिबेंचर इशू कब किए कंपनी ने, 1 जनवरी 2015 को। तो लेट्स से दिस इज द 1 जनवरी 2015, इस दिन कंपनी ने इशू किए हैं। और ईयर एंड कब होता है कंपनी का, 31 ऑफ मार्च। तो 31 मार्च 15 को ये पहला साल खत्म हो जाएगा।
अब आपको चेक करना है कि इंटरेस्ट ड्यू कब होता है। तो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th जून। तो ये जो डिबेंचर इशू किए 1 जनवरी 15 को, इसका सबसे पहले जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो करेंगे आप 30th जून 2015 को, पहला इंटरेस्ट आप पे करेंगे यहां पर। और अब आपसे पूछा है कि पास द इंटरेस्ट एंट्री फॉर 2014 एंड 15। अब 2014-15 यानी 1 अप्रैल 2014 से लेके आपका 31 मार्च 2015 तक, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 14-15। आपसे पूछा है कि इसमें डिबेंचर की इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी। तो यहां पर देखिए 10 लाख रुपीस के डिबेंचर थे और इंटरेस्ट कितना है 1,20,000 पर एनम। तो यहां पर कितने महीने तक का इंटरेस्ट होगा, पहले साल 14-15 में 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो 3 मंथ्स का निकाल लीजिए। इफ 1,20,000 इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इसका मतलब 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है 1,20,000। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज विल बी द इंटरेस्ट पेएबल ऑन दिस। अब ये एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है, अक्रूड, बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, क्योंकि पेमेंट कब करना है कंपनी को 30 जून को। तो 30 जून को कंपनी इकट्ठा पेमेंट करेगी टोटल 6 मंथ का, पहली बार जब पे करेगी। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ये एक्सपेंडिचर एज ए एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा, बट ये ड्यू फॉर पेमेंट नहीं है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड इंटरेस्ट है, एक्सपेंडिचर है, इसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो अकाउंट है वो हम एक अलग नाम से इसका अकाउंट बनाएंगे, उसका बोलेंगे हम डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, और उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। क्या फर्क पड़ेगा सर, पहले हमने देखा था आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपने देखा था जो बैलेंस शीट है, आउटस्टैंडिंग हम डिबेंचर के साथ में ऐड कर देते थे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, बट यहां पर केवल अक्रूड है, अभी ड्यू नहीं है पेमेंट के लिए। तो इसके लिए हम अलग हेड बनाएंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड, और ये अदर करंट लायबिलिटीज में शो होगा, डिबेंचर के साथ शो नहीं होगा। अक्रूड इंटरेस्ट कहां पे शो होगा, अदर लायबिलिटी में, डिबेंचर के साथ इसको शो नहीं करना है क्योंकि ये ड्यू नहीं है पेमेंट के लिए। तो यही एक रीजन है जिसके लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा इसका। तो 14-15 में टोटल इंटरेस्ट अक्रूड कितना है, 3 मंथ्स का डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको लेना पड़ेगा 30,000, और इसी से आप एंट्री पास करेंगे, इसको एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड बाय 30,000 एंड डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। ये कहां पे दिखेगा, अदर लायबिलिटी में। तो 14-15 में जो इंटरेस्ट है वो 30,000 रहेगा, और ये इंटरेस्ट आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, P&L में। तो ये हो गई आपकी ड्यू एंट्री, और अब आप 14-15 की इंटरेस्ट की ट्रांसफर एंट्री, दैट इज P&L को हम ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट। सो P&L अकाउंट डेबिट 30,000 टू डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट 30,000। तो इस तरह से आपको 14-15 का जो 30,000 प्रोपोर्शन आ रहा है डिबेंचर इंटरेस्ट का, वो हम ट्रांसफर कर देंगे P&L में। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। तो यहां पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नोट करना है कि आउटस्टैंडिंग अगर होता है, यानी ड्यू बट नॉट पेड बाय द कंपनी, ऐसा इंटरेस्ट है, तो वो डिबेंचर के साथ में आपको दिखेगा यहां पर बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। और अगर केवल अक्रूड है, नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, तो ये अदर करंट लायबिलिटीज में आपको शो करना है एज ए अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000। That is the reason we are creating 2 different account, one for outstanding different account and for interest accrued different account. सभी केसेस में जो ट्रांसफर की एंट्री है वो सेम रहेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो अभी आपने देखे तरह तरह की इंटरेस्ट की एंट्रीज, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए घर पर।